नमस्कार दोस्तों। ट्रेन में भीख मांग रही एक लड़की को कोई 1 रुपया देता है तो कोई उसको 2 रुपये देता है, लेकिन एक लड़का उसको पैसे नहीं बल्कि अपना सब कुछ दे देता है। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, बहुत ही रोमांचक और आपके दिल को छू जाने वाली कहानी है। बस आप लोग कहानी को अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है आजमगढ़ से अजमेर ट्रेन में। एक लड़का जिसका नाम अजय सी होता है। अजय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। पिछले 1 साल से वह अपने शहर आजमगढ़ में ही रह कोचिंग करके पेपर देता है, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता। तो फिर अजमेर जाकर कोचिंग करने की सोचता है कि वहाँ कोचिंग संस्थान अच्छे हैं, मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो वह अजमेर में ही अपना एडमिशन करवा लेता है और वहीं रहकर तैयारी करता है। दीपावली की छुट्टियाँ मनाने वह अपने घर आता है और छुट्टी पूरी होने के बाद फिर से वापस अजमेर के लिए रवाना होता है। आजमगढ़ से अजमेर के लिए ट्रेन में बैठता है और जब ट्रेन आ रहा था देखता है कि एक लड़की ट्रेन के डिब्बे में भीख मांग रही है। उस लड़की को ऐसे भीख मांगता देख उसे बहुत दया आती है, क्योंकि लड़की दिखने में बहुत मासूम और बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने साधारण सा सलवार सूट पहन रखा था, लेकिन बदन को अच्छे से ढक रखा था और भीख मांग रही थी। कोई उसे 1 रुपया देता है तो कोई उसे 2 रुपये दे देता है, तो कोई बोल देता है कि आगे हो जाइए, हमारे पास नहीं है। सभी का अपना अपना हाव भाव होता है। भिखारी को लेकर वह लड़की जब ट्रेन में चढ़ी थी तभी से अजय उसको बस देखे ही जा रहा था। वह दूसरे दरवाजे पर थी और अजय पीछे के दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। फिर वह लड़की भीख मांगते हुए आगे बढ़ती रहती है और अजय के सामने आकर उससे भी भीख मांगने के लिए हाथ को फैला लेती है। अजय उसको तब से ही देख रहा था और फिर वह अपनी जेब में हाथ डालता है। उसके हाथ में 10 रुपये का नोट आता है और वह उस लड़की के हाथ में रख देता है और लगातार बस उसकी आंखों में ही देखे जा रहा था। लड़की को भी अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वह काफ़ी देर से बस उसे ही देखे जा रहा था। वह जब भी उसको देखती तो अजय की नज़रें सिर्फ उस पर ही होती थी। लेकिन सपना के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। दोस्तों, उस लड़की का नाम सपना होता है। उसके लिए आज की कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह खूबसूरत लड़की थी तो लड़के तो उसे देखते ही रहते थे। जब पैसे देते हुए उसकी आंखों में देख रहा था तो सपना को थोड़ा असहज महसूस होता है। उसे अच्छा तो लगता है, लेकिन वह फिर भी अपनी नज़रें नीचे करके आगे निकल जाती है। अब इस डिब्बे में वह सभी से भिक्षा मांगी थी तो अब दूसरे डिब्बे में घुस जाती है। अजय भी खुद को रोक नहीं पाता और वह भी उसके पीछे पीछे उसी डिब्बे में घुस जाता है जिसमें वह गई थी और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और चोरी छुपे उसे देखता रहता है। वह बारी बारी से सभी से भीख मांग रही थी। अब यह डब्बा भी अभी पूरा होने वाला था। लगभग 10 या 15 मिनट हो चुकी थी तो अजय सपना की तरफ मुँह फेर कर खड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि कोई दूसरा लड़का खड़ा है। उसे अजय की पीठ दिखाई दे रही थी। वह नहीं जानती थी कि यह वही लड़का है। उसे तो भीख मांगना था तो अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। अब अजय भी उसकी तरफ घूमता है। अपना को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, क्योंकि वह तो उससे पहले ही भिक्षा मांग चुकी थी, लेकिन उसने भिक्षा मांगने के लिए हाथ फैला दिए थे। वह कुछ समय के लिए ऐसे ही फैलाए रखती है। अब अजय भी अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसकी जेब में एक नोटों की गड्डी थी और वह नोटों की बंद गड्डी उसके हाथ में रख दी, जिसमें 11,000 रुपये थे। सपना आज इतने ज़्यादा पैसे को देखती है तो वह हैरान रह जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि अभी इस लड़के के साथ क्या व्यवहार करे और क्या ना करे। इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वह कई दिनों तक भी भीख मांग कर इतना पैसा जमा नहीं कर सकती थी, और यहाँ एक ही पल में वह लड़का उसे 11,000 दे देता है। वह उसकी आंखों में ही देख रहा था और सपना भी उसकी आंखों में देखने लगती है। इन दोनों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाते। अब अजय को लगता है कि शायद सपना कुछ कहना चाहती है। इससे पहले ही अजय बोल पड़ता है कि मेरे पास अभी सिर्फ इतने ही हैं, इससे ज़्यादा अभी नहीं है। सपना यह बात सुनते ही अपनी नज़र को झुका लेती है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि इस पैसे को अपने पास रखे या ना रखे। अजय भी अब वहाँ थोड़ा असहज महसूस करने लगा था।
तो फिर जाता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है कि सपना अगले स्टेशन पर उतर जाती है, क्योंकि उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके हाथ यह हुआ क्या है, आखिर उसके साथ यह हुआ क्या है। किसी ने अब तक इतने ज़्यादा पैसे नहीं दिए थे। सबसे ज़्यादा जो उसको आज तक पैसे मिले थे वह 200 रुपये थे, और अब एक बार में ही 11,000 रुपये मिल जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अजय अच्छे परिवार का था, उसका अमीर परिवार था, उसके लिए 11,000 रुपये की रकम कोई मायने नहीं रखती थी। उसके पिता के 4-5 कपड़े के शोरूम बने होते हैं और इससे अलग अलग 500 बीघा ज़मीन थी, इसलिए वह बड़ी आसानी से नर्सिंग की तैयारी कर रहा था। इसलिए वह सोचता है कि पहले देख लेते हैं, अगर नंबर आ जाए तो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज से भी डॉक्टर की पढ़ाई कर लूँगा। इतना पैसा उसके पिताजी लगाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, अजय अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था और उसके पास अब कुछ ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे। मतलब केस तो अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जो कुछ बचा था वह उस लड़की को दे चुका था। लेकिन बैंक अकाउंट में ATM में काफ़ी पैसा था, पर केस अब उसके पास ख़त्म हो गया था। अजय को ज़रा सा एहसास होता है कि यार मैंने क्या पागलपन कर दिया, और कुछ देर तक वह ऐसे ही सोचता रहता है। अब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो यह नीचे उतरता है और दूसरे डिब्बे में जाकर देखता है कि वह लड़की अभी भी भीख मांग रही है, तो उसको कहीं नहीं दिखाई देती। फिर उसको लगता है कि शायद वह पहले ही स्टेशन पर उतर गई होगी, और फिर अजय अजमेर पहुंच जाता है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक रात सपने में वह उस लड़की को देखता है। सपना कुछ ऐसा था कि जैसे वह लड़की उससे कुछ कहना चाहती है, उसे अपने पास बुला रही हो। उसको महसूस होता है कि शायद वह मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर उसकी आंखें खुल जाती है और वह बैठ जाता है, सोच में पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा वह बेचैन हो गया था। वह खुद को कोसने लगता है कि मुझे अपनी सीट पर नहीं बैठकर उस लड़की के पीछे ही जाना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। कौन है, कहाँ रहती है, यह सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। वह सो नहीं पाता। उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार मुझे शायद पहली नज़र में ही हो गया था, तभी मैं उसको इतना ज़्यादा देखे जा रहा था। अब सोचता है कि करो तो क्या करूं, अगर यह बात मेरे मन में ही ऐसे ही दबी रही तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वह सारी बात अपने दोस्तों से शेयर करता है और बताता है कि मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता, जब तक कि वह खुद से मना नहीं कर देती। जब तक वह मना नहीं करेगी या कोई जवाब नहीं देगी, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका दोस्त उसे एक सलाह देते हुए कहता है कि वह लड़की तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह के लोगों का अपना जगह सेट होता है कि इन जगहों पर जाना है और अपना जो काम है करना है। अगर वह तुम्हें उस ट्रेन में मिली है तो तुम फिर से वही जाओ, वह तुम्हें ज़रूर वही मिल जाएगी। तो यह अगले दिन उसी आजमगढ़ से अजमेर वाली ट्रेन में चला जाता है और इंतज़ार करता है, लेकिन लड़की उसको कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वह अनुभव करता है कि वह लड़की मुझे जौनपुर स्टेशन से मिली थी और फिर 2 स्टेशनों के बाद ही उतर गई थी। मुझे जौनपुर के लिए निकलना चाहिए, शायद वही हो। फिर वह जौनपुर स्टेशन पर पहुंचता है और सभी आने वाली ट्रेनों में बारी बारी से चढ़ता है, उस लड़की को ढूंढता है और आखिरकार एक ट्रेन के जनरल डब्बे में उसको वह लड़की दिखाई दे जाती है। वो डिब्बे में भीख मांगते हुए अजय की तरफ ही चली आ रही थी, और जैसे ही अजय को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलकने लगती है। अजय भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है कि सपना आगे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह अजय से आगे निकल जाए। फिर भी थोड़ी देर रुकने के बाद वह आगे निकल जाती है। अब अजय उसको वहाँ ऐसी ट्रेन में कुछ कह नहीं सक पाता, क्योंकि सभी लोग वहाँ होते हैं। ऐसे चलती ट्रेन में किसी अनजान लड़की से बात करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। और फिर यह ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करता है। जैसे ही ट्रेन जौनपुर के पास एक छोटे से स्टेशन पर रुकती है तो सपना उस ट्रेन से उतर जाती है। सपना सोचने लगती है कि यह लड़का 3-4 दिन पहले ही आया था और आज फिर से चला आया। उसकी कुछ समझ में नहीं आया था। एक पल के लिए उसको लगता है
कि शायद हमारे लिए ही आया हो, लेकिन ऐसा सोचती नहीं थी, क्योंकि उसको अपनी हालत भी दिख रही थी कि मैं क्या हूँ। और वह तो उसको 11,000 भी दिया था, यह भी उसको याद था, लेकिन दिल के तो दिल होता है, यह बात आ ही जाती है। अब उसके पीछे पीछे अजय भी ट्रेन से उतर जाता है और चुप कर उसका पीछा करना लगता है। रेलवे स्टेशन के पीछे से एक कच्चा रास्ता होता है, वह उसी से लगभग 1 किलोमीटर चलती रहती है और अपने गांव में पहुंच जाती है। अजय भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, उसकी नज़रों से बचता हुआ वह भी उसी के गांव पहुंच जाता है। और सपना का घर गांव के बिल्कुल एक छोर पर था। एक कच्चा मकान था और ऊपर छत पर पतरे रखे हुए थे। मकान से लगभग 50 मीटर दूर उनका एक लकड़ी के ढांचे का घर था, जहां वह अपने गाय वगैरह को बांध कर रखते थे। उनके लिए भूसा भी वहां एक कमरे में रखा हुआ था। दोस्तों, अजय थोड़ा अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगता है कि हल्का अंधेरा हो गया तो घर के नज़दीक चला जाऊंगा। अंधेरा होने पर वह उनके घर के पीछे चला जाता है और छुप कर उनके घर वालों को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि सपना के पिताजी का एक पैर कटा हुआ था और उसको देखकर लग रहा था कि यह अभी अभी कटा है, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। पट्टी उस पर बंधी हुई थी। घर में सपना के अलावा उसके 3 बहनें, एक छोटा भाई और माँ है। माँ खाना बना रही थी और फिर सपना पैसों को अलमारी में रखते हुए कहती है कि आज फिर से लफड़ा हो गया। तो माँ पूछती है, बिटिया क्या हो गया? सपना बताती है कि माँ, वो जो 11,000 रुपये लड़का दिया था आज फिर से टकरा गया। मैं उसे देखकर उतर गई। माँ कहती है, अरे तुम क्यों उतर गई? शायद आज भी कुछ पैसे दे देता। तो सपना कहती है, नहीं माँ, मैं भीख मांगती हूँ और कोई इस तरह से पैसे दे दे तो अच्छा नहीं लगता। तो माँ मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा तुम हो इतनी खूबसूरत कि कोई भी तुम्हारा रास्ता रोक लेगा। इस पर सपना कहती है कि माँ तुम भी बस मजाक करती हो। फिर सपना घर का थोड़ा बहुत काम करती है और एक बाल्टी में जो बचा कुचा खाना होता है उसको लेकर घर में जाने लगती है, जहाँ गाय बंधी हुई थी। अजय भी मौका पाकर उसके पीछे पीछे घर में पहुँच जाता है। सपना गाय को बचा हुआ खाना डाल देती है और गाय को प्यार से सहलाने लगती है। तभी उसको महसूस होता है कि शायद यहाँ कोई है। फिर वह इधर उधर देखने लगती है। उसके पास एक टॉर्च होती है। उसको जब वो ऑन करके ढूंढना शुरू करती है तो अजय को देखकर चिल्ला देती है और डर जाती है कि आखिर यहाँ इतनी रात में कैसे और क्यों आया है। उसको चिल्लाता देख अजय उसके मुंह पर हाथ रख लेता है और धीमी आवाज़ में बोलता है कि चिल्लाते क्यों हो? मैं तो बस तुमसे मिलने आया था, तुम्हें देखने के लिए आया था। एक हाथ उसके मुंह पर रख रखा था और दूसरे हाथ तो उसको पकड़ रखा था। अब यह दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब फिर आके खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो अजय को छोड़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। अब अजय सपना को छोड़ देता है। सपना उससे थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम सचमुच मुझसे मिलने के लिए आए हो, मुझे देखने के लिए आए हो? इस पर अजय कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरे आने का कोई दूसरा काम भी है? मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बहुत बेचैन हो गया था। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, ना किसी काम में मैं रह नहीं पाया और बस तुम्हें ढूंढता हुआ चला आया। सपना कुछ नहीं बोलती है, बस उसे सुन रही थी और देखे जा रही थी। तो अजय बोला कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ और सुबह तुम्हारा स्टेशन पर इंतज़ार करूँगा। तुम्हें देखने के लिए तुम भले ही मुझे मत देखना, लेकिन तुम मुझे तो नहीं रोक पा सकती हो देखने से। अब अजय वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता देख सपना धीमी आवाज़ में बोलती है कि सुनिए। वह सपना की आवाज़ सुनकर रुक जाता है तो सपना कहती है कि अब रात में आप कहाँ भटकते फिरेंगे, आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, स्टेशन पर भी गाड़ी नहीं मिलेगी। फिर वह एक चारपाई डालती है और अजय से कहती है कि आप यहाँ आराम कर लो, जब सभी को सो जाएंगे तो मैं आपके लिए खाना भी ले आऊँगी। सपना की बात सुनकर अजय का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह
उसको लेकर बहुत दूर दूर तक का सोचने लगता है। अब वह घर जाती है तो माँ रोटियां बना रही थी। माँ से वह कहती है, माँ आप खाना खा लीजिए, रोटी मैं बना दूंगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि माँ रोटी बनाएगी तो कोई रोटी जल सकती है। फिर वह सभी के सोने का इंतज़ार करने लगती है और एक थाली में 3-4 रोटी और सब्जी रखकर दबे पाँव घर में चली जाती है। अजय चारपाई पर लेटा हुआ था कि सपना को आता देख वह उठ जाता है। सपना उसको खाना देकर नीचे बैठ जाती है तो अजय कहता है कि तुम पहले तो ऊपर बैठो। तो सपना कहती है, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप खाना खा लीजिए, पता नहीं कब से भूखे हो गए हो। फिर अजय हाथों को धोता है और रोटी का टुकड़ा छोड़कर पहले सपना की तरफ बढ़ाता है तो सपना कहती है, आप खा लीजिए, मैंने तो खा लिया है। तो अजय कहता है, नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम भी भूखी हो। फिर अजय और सपना दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। वह खुद भी खाता है और सपना को भी खिलाता है। दोनों खाना खाने के बाद बातचीत करते हैं तो अजय पूछता है कि कब से तुम यह काम कर रही हो। तो सपना कहती है कि मेरे पापा पहले मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में इनका पैर खराब हो गया और डॉक्टर के कहने पर उसे काटना पड़ा, तो वह काम नहीं कर पाते और जो जमा हुआ कुछ पैसा था सब दवाइयों में खर्च हो गया। तो मुझे मजबूरी में अपने घर का खर्च चलाने के लिए भीख मांगना पड़ा और इससे बेहतर मुझे कोई और काम नज़र नहीं आया। समय से अपने घर आ जाती हूँ, लोग थोड़ा गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने परिवार को देखना है और पिताजी का पैर अभी भी सही नहीं हुआ है, उसमें घाव है, तो दवाइयाँ अभी भी चल रही है, ज़्यादा खर्चा है। बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मदद सिर्फ उसी की करते हैं जहाँ तक वापस आने की उम्मीद भी हो। अब अजय भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। वह एक दूसरे से अपने बारे में जानकारी देते हैं, बात करते हैं। बात करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। तो अब सपना कहती है कि सवेरा हो गया है, अब तुम स्टेशन चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक ही छोड़ कर आऊँगी। तो इस पर अजय कहता है कि नहीं, मैं खुद आऊँगा। लेकिन सपना नहीं मानी और वह उसे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आ जाती है। अजय एक ही सड़क पर वहाँ से जाने के लिए राजी हुआ था कि वह कल रात फिर से आएगा और दिन में वह एक होटल में रुक जाता है और सपना घर जाकर सो जाती है और भीख मांगने के लिए भी नहीं जाती। तो माँ कहती है कि बेटा गई क्यों नहीं, ऐसे काम कैसे चलेगा। सपना कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अजय ने उसे सख्त मना किया था कि तुम्हें अब भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो अजय कहता है कि तुम्हारा परिवार तो मेरा ही परिवार है। अब फिर रात होती और अजय घर में आ जाता है। सपना ने आज खुद अपने हाथों से खाना बनाया था और सभी के सो जाने पर वह घर में पहुंच जाती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। दोनों के मन में कोई भी ऐसा गलत भाव पैदा नहीं हुआ था। निकले ऐसी कोई हरकत ही था और ना ही आज चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रेम सच्चा था। बस ऐसी बातें करते रहते। अब सुबह होते ही अजय वापस होटल लौट जाता है और यह सिलसिला लगभग 5-6 दिन तक चलता रहता है। वह दिन में होटल पर खाना खा लेता है और रात में तो सपना उसे खाना खिला ही देती थी। अब सातवां दिन जब आता है तो सपना की माँ को थोड़ा शक होने लगता है कि ना तो यह भीख मांगने जाती है और उसकी माँ उस पर नज़र रखने लगती है। उनकी लड़की क्या काम कर रही है, आज रात सोती नहीं है। और जैसे ही सपना खाना लेकर जाती है तो वह भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और छिप कर दोनों को देखती है कि दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। माँ फिर उनके पास पहुंच जाती है और बोलती है कि यह क्या हो रहा है। अजय माँ को देखकर थोड़ा डर जाता है और सपना भी घबरा जाती है। फिर सपना थोड़ी हिम्मत करती है और बताती है कि माँ यह वही लड़का है जो हमें 11,000 रुपये दिया था। यह बात सुनकर मौन हो जाती है, क्योंकि उनके घर में अक्सर अजय के बारे में बातचीत होती रहती थी कि सपना हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी कि लड़का बहुत अच्छा है,
अब सपना अपनी माँ से सारी बात बता देती है और फिर अजय भी आगे बढ़ता है और कहता है कि माँ जी, मैं सपना से शादी करना चाहती हूँ। अपने बारे में सारी जानकारी देता है तो सपना की माँ कहती है कि यह सब तो ठीक है, पर बेटा क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी को स्वीकार करेंगे? वह कहता है कि माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस शादी करा दीजिए। यह कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है। फिर अगले दिन सपना की माँ उन दोनों को मंदिर में लेकर जाती है और उनकी शादी करा देती है। शादी के बाद अजय सपना को लेकर अजमेर चला जाता है और उनके खर्चे के लिए अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर दे देता है। पैसे उसके अकाउंट में काफ़ी था। घर वाले हर हफ्ते पैसे डालते रहते थे। वह सपना की माँ से हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो आप किसी भी तरह से संकोच नहीं कीजिएगा। बेटा और दामाद में कोई फ़र्क नहीं होता है। एक बेटा होने का फ़र्ज मैं बखूबी से निभा लूँगा। अब दोनों अजमेर पहुँच जाते हैं। अजय पढ़ाई भी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई पर उसका कुछ खास ध्यान नहीं रहता था। खबर दिन रात अपनी पत्नी के साथ ही घूमता रहता। पति पत्नी दोनों बढ़िया ज़िंदगी गुजार रहे थे। लगभग 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन अब कोई अजय के घर वालों से शिकायत कर देता है कि आपका लड़का शादी कर चुका है। अजय के घर वाले कहते हैं शादी नहीं हुई है तो फिर भी वह एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है। पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है, बस दिन रात उसी के साथ मिलके घूमता रहता है। यह बात सुनकर अजय के पिता गुस्सा हो जाते हैं। इस बात से ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वह कैसे कैसे लिविंग में रह सकता है। वह डायरेक्ट अपने बेटे को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि तुम किसी लड़की के साथ कैसे लिविंग में रह सकते हो? अगर रहना ही था तो शादी करनी थी। पहले पूछते हैं कि कौन है वह लड़की। अजय झूठ बोल देता है और कहता है कि पापा, यह लड़की हमारे साथ ही पढ़ाई करती थी और हमने शादी कर ली। लिविंग में नहीं रह रहे हैं क्योंकि सपना बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अजय की जो खूबसूरती थी वह थोड़ी दबी हुई थी उसके घर के हालात के कारण। जब यह 1 साल माहौल में अजय के साथ रहती है, फिर उसके चेहरे पर और भी रौनक आ जाती है, तो उसके सामने किसी हीरोइन की खूबसूरती भी फीकी लगने लगती थी और सभी अजय को कहते थे अगर लड़की लाया है तो ये लेकर आया है। अब अजय के पापा कहते हैं कि तुमने जब शादी कर ही ली है तो लड़की को घर लेकर आओ। यहाँ की भी जो रस्म रिवाज है उसी को भी पूरा करना है। अब अजय सपना को लेकर घर जाता है और जो भी रस्म रिवाज थे सभी बड़ी तैयारी के साथ पूरे किए जाते हैं। अब अजय के माँ बाप कहते हैं कि बेटा, इनके माता पिता कहाँ हैं? तो इस पर अजय कहता है कि पापा, वह भी नाराज़ है, धीरे धीरे मैं आपको उन लोगों से मिलवा दूंगा। वह ऐसा इसलिए बोल देता है कि अगर हमें इन लोगों को बता दिया तो ये लोग बहुत गुस्सा होंगे और दिक्कत पैदा करेंगे। और वह अपनी पत्नी यानी सपना को समझाता है कि तुम इन सभी लोगों की इतनी अच्छी सेवा करो, जैसे इन लोगों का भरोसा जीत लो, इनका दिल जीत लो कि यह सभी लोग तुमसे खुश हो जाए और अपनों से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करने लगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। सपना बहुत ही ज़्यादा अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, सभी की बहुत सेवा करती है, हर एक बात का ध्यान देती है। और फिर एक दिन अजय सब सच्चाई अपने माँ बाप को बता देता है तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं और उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं कि बेटा, तुमने बहुत सही किया, बहुत अच्छा काम किया। शायद अगर यह आपको कैसी लगी यह भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस तरह की स्टोरी सुनाना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, यह कहानी सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप लोगों का मनोरंजन करना है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।